नमस्कार, स्वागत है आपका इस साप्ताहिक प्रोग्राम पॉलिटिक्स अनफिल्टर्ड विद डीके सिंह। मैं हूं नीलम पांडे। इस सप्ताह आपने काफी सारे राजनीति से जुड़े सवाल हमें भेजे हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब दे पाएं। तो बिना किसी विलंब के आज के प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं, जो कि नितिन पटेल ने भेजा है। नितिन पटेल जानना चाहते हैं कि हाल में ही इंडिया टुडे पर रेवंत रेड्डी ने फ्रीबीज पर राष्ट्रीय सहमति के बारे में बात की। महाराष्ट्र ने अपने हालिया बजट में जो लड़की बहन स्कीम है उसके आवंटन में कटौती की है। यह पार्टियों में उनकी समझ है कि वित्तीय पतन से बचने के लिए एक रेखा खींचने की आवश्यकता है, और क्या वे संसद में बाई पार्टिजान समर्थन के साथ इस पर क्या किसी तरह का कानून लाने की कोशिश करेंगे? देखिए, पहले मैं एक जैसे आपसे मैं एक शेयर करता हूँ, कुछ सालों पहले मेरे ख्याल से 15-16 की बात होगी। मैं सेंट्रल हॉल में था पार्लियामेंट के, तो एक उस समय टीआरएस, बीआरएस तो अभी हुई है, टीआरएस के बहुत सीनियर नेता हैं, वो हमारे साथ बैठे हुए थे। तो उसी समय तेलंगाना सरकार ने कुछ शुरू किया था, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेके, मतलब सबका घर बनाने के लिए इस तरह का। तो मैं गया उनके पास में, कह रहे आप तो पैसे बाँटे ही जा रहे हो, ऐसे वैसे ये स्कीम, वो स्कीम सारी कम्युनिटी के लिए। कि वहाँ आंध्र सरकार परेशान है, उनको सैलरी देने में दिक्कत हो रही है, आप पैसे बाँट रहे हो। तो उनका था कि देखिए क्या करें, मतलब इतना सरप्लस पड़ा हुआ है, करेंगे क्या रख के हम पैसा? तो बाँट रहे हैं, मतलब इतना पैसा है। एक वो समय था, और एक अब है कि अब रेवंत रेड्डी कहते हैं कि सारा हमारा पैसा तो उधर ही चला जाता है। जब पिछले एपिसोड में मैंने बात की थी कि जैसे 18,500 हज़ार करोड़ मेरे पास मंथली आ रहा है, तो उसमें बेसिकली सारा कुछ कमिटेड एक्सपेंडिचर में ही आपका करीब 13,000 करोड़ चला चला जा रहा है। और बाकी आपके बाकी काम करने के लिए, वेलफेयर काम के लिए करीब 5 साढ़े 5 हज़ार आपके पास मिल बचता है। तो वो हालत हो गई है अभी। तो रियलाइज़ेशन तो है, रियलाइज़ेशन केवल रेवंत रेड्डी का ही नहीं है, बहुत सारे सीएम्स का है। उन्होंने महाराष्ट्र का सही एग्ज़ाम्पल दिया है। मध्य प्रदेश में आपने देखा बजट में, जो एक प्रॉमिस किया था कि लाड़की बहन योजना में फिर उसका हम बढ़ाएँगे मंथली अलाउंस, फिर वहाँ भी नहीं बढ़ाया। कांग्रेस में भी रियलाइज़ेशन है, आपने सुना होगा महाराष्ट्र चुनाव के पहले एक बार जब बेंगलुरु में थे मल्लिकार्जुन खड़गे, वहाँ भी उन्होंने चर्चा की थी कि आप जो प्रॉमिस करते हो, आपको थोड़ा बजट को देख के किया करो। हम्म। आपने सुना डीके शिव कुमार या कई नेता कह चुके हैं कि हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसे ही नहीं बचते। तो रियलाइज़ेशन है, लेकिन कहते हैं ना, हू विल बेल द कैट, कौन शुरू करेगा इसको? प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया था डिलीवरी कल्चर पे पूरा डिस्कशन करना, उन्होंने छोड़ दिया उसको, क्योंकि उनको लगा कि अपोज़िशन को फ़ायदा हो रहा है इसका। और उसके बाद बीजेपी एकदम ठीक उसका उल्टा जो है शुरू हो गई। तो कब तक चलेगा ये बीजेपी भी रियलाइज़ कर रही है, अपोज़िशन पार्टी भी रियलाइज़ कर रही है। देखिए, अपोज़िशन तो रुकेगी नहीं, बिकॉज़ अपोज़िशन में डेस्परेशन होता है, उनको चाहिए होता है पावर, जो भी अपोज़िशन पार्टी होती है, तो वो तो प्रॉमिस कुछ भी कर लेंगे। आपको एज़ रूलिंग पार्टी आपको एक प्रिंसिपल्ड स्टैंड लेना पड़ेगा। वापस से शायद प्रधानमंत्री को फिर से अपने पुराना रेवरी का जो उन्होंने एक स्टैंड लिया था, वापस फिर से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो शुरू नहीं किया तो फिर इसका कोई अंत नहीं है। शायद देखिए बिहार चुनाव में अब तेजस्वी यादव ₹2500 पर महीने का तो कह चुके हैं लेडीज़ के लिए। अब क्या एनडीए सरकार वहाँ की कुछ इस तरह का स्कीम फिर से रोल आउट तो नहीं कर देगी? जैसे महाराष्ट्र में किया, मध्य जी। प्रदेश में किया, उसको काउंटर करने के लिए कि पहले ही काउंटर कर लेते हैं। या फिर दिल्ली में जो शायद अपोज़िशन पार्टी बड़ी-बड़ी जैसे आउटमैच किया आप आम आदमी पार्टी की प्रोमिसेस को। तो फिर ये रुकेगा नहीं। लेकिन किसी को तो प्रिंसिपल स्टैंड लेना पड़ेगा, और ये प्रिंसिपल स्टैंड रूलिंग पार्टी को लेना पड़ेगा। और किसी स्टेज पे भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वापस उन्होंने जो छोड़ दिया है जिस बात को करना, उसको करना पड़ेगा। जहाँ तक कानून बनाने की बात है, देखिए कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा जगदीप धनखड़ जी राज्यसभा में बोल रहे थे कि वो चाहते हैं कि डिस्कस करें अपोजिशन से, गवर्नमेंट से, कि पूरे फ्री व्हील पे एक डिबेट होना चाहिए। तो डिबेट तो हो जाएगा, लेकिन कानून की बात है, मुझे बहुत मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि एग्रीमेंट नहीं हुआ। जैसे मैंने कहा कि सारी पार्टी वही कह रही है, हम्म। वो कोई भी जो है ना शुरुआत, वो जो इनिशिएटिव लेने से वो झिझकेगा। बट एटलीस्ट चलिए डिबेट तो शुरू करें, वहां से शुरू करते हैं, देखते हैं आगे कैसा लेता है मोड़ ये। संकल्प जानना चाहते हैं पंजाब में क्या चल रहा है। वो कहते हैं भगवंत मान इतनी आसानी से किसानों को कैसे तोड़ पाए, और क्या आंदोलनकारी किसानों ने जनता का समर्थन खो दिया है। वो ये भी जानना चाहते हैं कि उनको ये बात दिलचस्प लगती है कि चन्नी और केजरीवाल के विपरीत मान का केंद्र के साथ टकराव लगभग शून्य रहा है। क्या ये उनके लिए फायदेमंद साबित हो रहा है? देखिए, भगवंत मान का अब जो आप देख रहे हैं, एक रीब्रांडिंग की कोशिश चल रही है।
अब वो सीरियस होना चाहिए, उन्होंने देखा दिल्ली में क्या हुआ। तो ये जो पहले उनका जो प्रोजेक्शन होता था कि अरे कॉमेडियन थे ये, सीरियस नहीं है एज़ अ चीफ मिनिस्टर। अब कैसे उसको चेंज करना चाह रहे हैं कि मतलब डिसाइसिव मोड में देखना चाहते हैं। हुँ। अब जैसे आप देख रहे हैं बुलडोज़र एक्शन हो रहा है, जो ड्रग पेडलर्स हैं उनके घरों पे बुलडोज़र चला रहे हैं ये। यहाँ आपने देखा फार्मर्स को भी हटाने में बुलडोज़र का यूज़ किया है। देखिए सिंबॉलिक होता है, आप दिखाना चाहते हो कि बुलडोज़र को आप बॉर्डर पे जो है यहाँ पे, वो जो उनके टेम्परेरी जो है उनके जहाँ रहते थे ये लोग, स्ट्रक्चर्स, हाँ। स्ट्रक्चर्स को हटाने के बुलडोज़र यूज़ किया। ये सारा प्रोजेक्शन होता है कि अब हम डिसाइसिव हैं, हम एक्शन ले सकते हैं। जहाँ तक आपने इन्होंने जहाँ से बात शुरू की कि क्या हुँ। मतलब डिवाइडेड है, फार्मर्स के सारे यूनियंस इसमें है नहीं, बहुत 2 छोटे-छोटे उसपे यूनियंस हैं। बाकी फार्मर्स साथ में नहीं है। तो डिवाइडेड है, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। जहाँ तक पब्लिक सपोर्ट की बात है, सही बात है, पब्लिक सपोर्ट बहुत कम हो गया है। आपने देखा जब फार्मर्स यूनियन के बहुत सारे लोग राजेवाल और सारे लड़े थे चुनाव पिछली बार, करीब 22 फार्मर्स यूनियंस साथ में आके उन्होंने एक पॉलिटिकल फ्रंट बनाया और 2022 के असेंबली इलेक्शन में लड़े थे। एक भी सीट नहीं जीते। राजेवाल को भी क्या करीब 4% वोट आया, किसी को 2%, किसी को 1%। तो देख रहे हैं कि वो जो पॉलिटिक्स अलग चीज़ होती है, मतलब फार्मर्स का आप लेके चल रहे हैं, मूवमेंट चला रहे हैं, वो ठीक है, मतलब लोग उसमें आपको सपोर्ट करेंगे। हुँ। लेकिन जब पॉलिटिक्स में देखेंगे तो सारे फार्मर्स भी डिवाइडेड होते हैं, सबके अपने-अपने पॉलिटिकल एफिलिएशंस होता है, तो वो आपके साथ नहीं आएँगे। अभी की जो स्थिति पंजाब में देखिए, ट्रेड और इंडस्ट्री बहुत डिस्टर्ब हो रही थी। आपने पूरा जाम करके रखा हुआ है, बैरिकेड लगा के रखा हुआ है, पूरा मूवमेंट खत्म किया हुआ है। ये एक लोगों में रिजेंटमेंट तो है कि फार्मर्स को इश्यू को लेके आप इस तरह से गवर्नमेंट दिख रही थी कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं वो। मतलब कहते हैं ना उसको होल्डिंग द गवर्नमेंट टू रैंसम, कि जब तक आप ये नहीं करोगे हम नहीं करेंगे। अरे पंजाब में अब जैसे एमएसपी का लीगल गारंटी माँग रहे हो आप, तो ये अब पंजाब तो नहीं देगा ना आपको, वो तो हुँ। सेंटर से आनी है। और सेंटर में भी देखिए जो हम लोगों का वैसे भी स्टैंड एडिटोरियल है कि अनरीज़नेबल डिमांड है लीगल गारंटी एमएसपी का। ये शॉर्ट साइटेड है, लॉन्ग टर्म में इसका उल्टा इफ़ेक्ट होगा। लेकिन आप अपना पॉलिटिक्स चला रहे हो आप करके, जिस तरह की डिमांड्स हैं, लोगों में एक्चुअली धीरे-धीरे सिम्पैथी खत्म होती चली जा रही है उसका। और वैसे भी जैसे मैंने कहा पहले तो एक जैसे स्प्लिट है, हुँ। दूसरा लोगों की सिम्पैथी जा रही है, लोगों में एक्चुअली रिजेंटमेंट बिल्ड हो रहा है। ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट वो सब में एक अनीज जो है, अब इन्वेस्टर्स वहाँ जाने को तैयार नहीं होते। अब जहाँ चारों तरफ इस तरह की एजिटेशन चले, कौन से इन्वेस्टर्स जाएँगे? लोग पंजाब छोड़ के जा रहे हैं इंडस्ट्रीज़, बिज़नेसेस। किसी बेटर स्टेट में जहाँ की एक प्रॉपर वो अपना धंधा चला सके हुँ। विदाउट डिस्टर्बेंसेस। इमीडिएट उसमें कह सकते हैं आप कि जैसे बात हो रही है कि लुधियाना वेस्ट में वहाँ बाइपोल होने वाले हैं विधानसभा के, तो वहाँ के जैसे ट्रेडर्स में जो है काफ़ी रिजेंटमेंट था इसको लेके, फार्मर्स एजिटेशन को लेके, मतलब काफ़ी वो नाखुश थे सरकार से कुछ नहीं कर रही है। तो कहा जा रहा है कि ठीक है ये शायद ट्रेडर्स के लिए एक आउटरीच है इस सरकार का कि उनको खुश करना है। लेकिन चलिए वो बाइपोल तो काफ़ी दिन अभी तो डेट भी अनाउंस नहीं हुआ है। तो इसको अब ज़्यादा उस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि भगवंत मान अपनी अब रीब्रांडिंग कर रहे हैं, कि जिसमें वो डिसाइसिव है। पहले उनको क्या कहा जाता था कि ये कॉमेडियन है, सीरियस नहीं है, फिर कहा था ये तो हुँ। दिल्ली सरकार चला रही है, ये तो सरकार चला ही नहीं रहे हैं। वो सारा इमेज चेंज करने के लिए अब वो डिसाइसिव दिखना चाहते हैं, वो भी कुछ करना चाहते हैं। और चलिए उनका अपना जो भी पर्सनल या पॉलिटिकल जो भी ऑब्जेक्टिव हो, लेकिन ये जो एक्शंस हो रहे हैं इसको रोकने के लिए उसको आपको वेलकम करना पड़ेगा, वो अच्छा कर रहे हैं उसपे। और जो सेंटर के साथ तालमेल की बात कही। सेंटर से काफ़ी देखिए 2022 में मुझे याद है जब आए थे मिलने के लिए प्राइम मिनिस्टर से ये, तो उससे भी इन्होंने कहा था, मेरे ख्याल से उस समय इन्होंने माँगा था कुछ आप फाइनेंशियल पैकेज, क्या 50-50 हज़ार लाख 50,000 करोड़ करके 2 साल में आप हमें फाइनेंशियल पैकेज की ज़रूरत है, बिकॉज़ पंजाब की स्थिति बहुत बुरी है। हुँ। अब केवल यही नहीं है, बाकी सीएम्स को भी देखें। आपने देखा केरला के सीएम फाइनेंस मिनिस्टर को बुला के वहाँ केरला भवन में ब्रेकफ़ास्ट पे बुला रहे हैं, मतलब उस पे मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं उमर अब्दुल्ला क्या कर रहे हैं। तो जब आप सरकार चलाते हैं तो ये इस तरह का हॉस्टाइल रिलेशनशिप सेंटर से करके आपको कोई फ़ायदा उससे मिलता नहीं है। तो कह सकते हैं रियलिटी जो है अब एक ये रियलाइज़ कर रहे हैं भगवंत मान कि अगर ऐसे ही हुँ। चला तो वही हालत होगी जो हॉस्टाइल अब उनकी दिल्ली सरकार में क्या हुई, लगातार हॉस्टाइल रिलेशनशिप रहा, सारे काम ठप पड़ गए। तो चलिए दिल्ली तो यूटी था, लेकिन स्टेट को भी काफ़ी ज़रूरत है सेंटर के हैंड होल्डिंग की, प्लस बॉर्डर स्टेट है। तो सरकार से तालमेल बना के तो रखना पड़ेगा ही, और ये एक्चुअली आप कहें कि ये पॉज़िटिव चीज़ है। भगवान सही कह रहे हैं, अब सही रास्ते पे है। शायद उन्होंने दिल्ली रिजल्ट से लेसन लिया हो। संकल्प ये भी जानना चाहते हैं, कृषि मंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान के बारे में आपकी क्या राय है?
देखिए, अभी तक ऐसा कुछ तो देखा नहीं है हमने। उन्होंने मध्य प्रदेश के एग्रीकल्चर को पूरा एकदम ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया। यहाँ जब से आए हैं, एक ऑप्टिक्स आप देख रहे हैं, कहीं देखेंगे कि वो अब जैसे मैंने मेंशन किया था अपने पॉलिटिकली करेक्ट एपिसोड में कि अब गए दरभंगा गए बिहार में तो मखाना फार्मर्स के साथ एक तालाब में उतर पड़े। हुँ। ये इस तरह का ऑप्टिक्स पे ज़्यादा कर रहे हैं। कॉन्क्रीट अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया है। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे कि आपको लगे कि हाँ, ये कुछ मतलब एक पर्पस है, कुछ दिखाना चाहते हैं वो, जिससे वो जाने जाएँगे। जिससे जाने जाएँगे। अभिषेक सिंह कहते हैं मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद क्या स्थिति उस समय से बेहतर हो गई है जब बीरेन्द्र सिंह चीफ मिनिस्टर थे? साथ ही क्या सभी दलों के लोग विधायकों को तोड़कर सरकार बनाने के लिए संख्या बल जुटाने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं? पहले सेकंड पार्ट उस पे कहूँगा नहीं, ऐसा कुछ होगा नहीं बिकॉज़ देखिए एनडीए के पास 46 है वहाँ एमएलएज़ हैं। हुँ, तो वो दूसरे दल कौन है? कांग्रेस के पास 5 एमएलए हैं वहाँ पे। तो वो क्या दूसरा सरकार बनाने की कोशिश करेंगे? हुँ, और एनडीए में डिफरेंसेस ज़रूर होंगे, बीजेपी के विदिन बीजेपी एमएलएज़ में डिफरेंसेस हैं। लेकिन ऐसा कोई धारा नहीं है कि तोड़ के और किसी के साथ मिल के नई सरकार बनाए, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जहाँ तक पहला पॉइंट है, देखिए पहले से थोड़ी-सी बेहतर हुई, अभी भी अब घटनाएँ सुनते ही रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ। कुछ न कुछ होता ही रहता है। लेकिन बेहतर मैं इसलिए कहूँ कब अब कम से कम राष्ट्रपति शासन के बाद एक इंटेंट दिख रहा है कि ठीक करना चाहते हैं। आज फ्राइडे है जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले अमित शाह बोल रहे थे जी। उसपे राज्यसभा में। अब वो जैसे कह रहे हैं कि हम दोनों गुटों में बेसिकली कुकीज़ और मेथीज में हम बात बात करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इनिशिएटिव ले रहे हैं। जैसे देखिए आपके इम्फाल में जो आपका एक मिलिशिया है, मेती मिलिशिया, आराम बाई हुँ, तेंगोल। पहले खुलेआम वो जीप में जो भी हमारे कॉलीग्स गए हैं वहाँ पे, वो बताते हैं जीप में पूरा वेपन्स लेके घूमते रहते थे ओपनली, वो चला रहे थे सारा का सारा। वो सब ठंडे हो गए हैं। अब ऐसा कुछ भी वहाँ पे नहीं देख रहे हैं, तो आपको इस तरह का एग्रेशन रोड पे नहीं दिखेगा कि कोई और चला रहा है। हुँ। तो कम से कम वो एक सरकार का विजिबल चेंज आया है उसमें कि इस तरह के मिलिशिया ग्रुप्स आपको अब नहीं दिखेंगे वहाँ पे कि मतलब वही असली सरकार जैसे हों। वो थोड़ा चेंज आया है। अब देखिए गवर्नर ने फिर से वो वेपन्स के लिए कलेक्शन के लिए बोला था कि जो आपने लूटा लौटा दो। आए उसमें 1000 के आस-पास आए, पूरे नहीं ऑफ कोर्स मतलब अभी भी काफ़ी कुछ बाहर हैं। फिर बीच में हुआ कि अब इधर से उधर भी गाड़ियाँ जाने का जो है सो कोशिश चल रहे थे किसी तरह से चले। उसकी शुरुआत हुई है। तो कॉम्प्लिकेटेड है, इतना आसान नहीं होगा बट एट लीस्ट अभी इतना चेंज देख रहे हैं कि लग रहा है कि सरकार अब है कि अब ऐसे चलेगा नहीं, हमें कुछ करना पड़ेगा। हुँ, क्या कर सकते हैं? बिकॉज़ डिवीज़न दोनों कुकीज़ और मैतीज़ में इतने शार्प हैं, ज्योग्राफिकली पूरा अलग लग रहा है वो। वो कब आएगा, कैसे आएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है। कर पाती है सरकार कि नहीं, क्योंकि काफ़ी देर कर दी इन्होंने जो एक्शन लेने में। अगर बहुत पहले वीरेंद्र सिंह गवर्नमेंट को डिसमिस कर चुके होते तो शायद फिर भी कंट्रोल कर सकते थे। काफ़ी देर हो चुकी है, बट पॉज़िटिव यही है कि अब हुँ। कोशिशें दिख रही हैं। आरएसएस ने भी कहा है सुधार हुआ है लेकिन समय लगेगा। हुँ। श्रीराम गौरव जानना चाहते हैं क्या देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में 2 कम्युनिटीज़ के बीच दरार पैदा कर रहे हैं? क्या वे ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि भाजपा की आगामी राष्ट्रीय राजनीति में वो एक तरह से अहम स्थान उनको मिल सके? देखिए, आगामी मतलब अभी की तो बात ऑब्वियसली नहीं हो रही, अभी तो उनके पास कोई रीज़न नहीं है नेशनल जी। पॉलिटिक्स में आने का। अब महाराष्ट्र सीएम है वो, बाद में उनका क्या आगे कैसे होगा, काफ़ी दिन है, अभी तो उनका सेकंड टर्म एज़ सीएम शुरू ही हुआ है। लेकिन हाँ, इतना ही मैं कह सकता हूँ कि जो फर्स्ट टर्म सीएम थे और उसके बाद वो डिप्टी सीएम बने और सीएम बने, इस काफ़ी चेंज हो गया है फर्स्ट टर्म के बाद से। फर्स्ट टर्म में उनका एक पूरा फोकस था डेवलपमेंट। उनको विज़नरी के रूप में निकल के आए थे, लोग उनको पोटेंशियल प्राइम मिनिस्टर के रूप में देख रहे थे उस समय। उसके बाद आप देख रहे हैं जब डिप्टी सीएम हुए और फाइनली अभी सीएम फिर से होके आए हैं। वो थोड़ा-सा वो पोलराइज़िंग पॉलिटिक्स में वो घुसते जा रहे हैं। अभी फिर लव जिहाद पे लॉ बनाने की बात हो रही है, कमिटी भी उस पे बनाई है। औरंगज़ेब पे उनके बहुत सारे कंट्रोवर्शियल उसमें स्टेटमेंट्स आते रहे हैं कुछ हुँ। महीनों से। ये शुरुआती दिन है, ये अभी के लिए है क्योंकि उनको आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं उस पे डिपेंड करता है। ये हो सकता है कि बीजेपी इस स्थिति में होगी, उनको लगता है कि हिंदुत्व को हम पुश करके हम ऑलरेडी डोमिनेंट पार्टी हैं, बाकी जो भी हिंदुत्व के स्टेक होल्डर्स हैं, सेना हो या जो भी हो मतलब पार्टनर हो जो हो, उनको सब करके हम अपने आप में ही मतलब मोस्ट डोमिनेंट बन जाएँ, क्योंकि हमको किसी के क्लचेज़ की ज़रूरत ही ना पड़े। हम खुद अपनी चलाएँ। अभी तो फिर भी एक सेना, एक फैक्शन उनके हुँ। साथ है, मतलब ओरिजिनल सेना जो आई है, साथ में है, लेकिन बीजेपी को एक्सपैंड करना है। बीजेपी चाहेगी कि अब हमें
एकनाथ शिंदे की भी सेना की क्यों ज़रूरत हो या एनसीपी की क्यों ज़रूरत हो? हम इस पोज़ीशन में हैं कि हम अब टेक ओवर कर लें पूरा वहाँ की राजनीति को, सबसे डोमिनेंट फ़ोर्स बनें। तो उसमें अगर इरादा है कि आप हिंदुत्व प्ले करके दोनों फैक्शन जो है सेना के उसको थोड़ा-सा पुश बैक करो और उस पे आप और सबसे डोमिनेंट तो अभी हैं मतलब एक पूरा जो है कंट्रोल स्टेट के पॉलिटिक्स पे हो जाए फॉरएवर। अगर वो उस राजनीति का ये हिस्सा है तो आप समझ सकते हैं। देखते हैं आगे कुछ अगले सप्ताह में, महीनों में आगे पता चलेगा कि ये कंसिस्टेंट ये रहता है या फिर अभी पहले तो देखिए चुनाव के पहले जो कह रहे थे तो नेचुरली वो चुनाव को देखते हुए था। चुनाव के जी। बाद भी थोड़ा-सा बोल रहे हैं वो छावा के मूवी के बाद से भी जो एक औरंगज़ेब पे डिबेट शुरू हुआ उसके हुँ। कॉन्टेक्स्ट में है। तो ये तात्कालिक है या देवेंद्र फडणवीस परमानेंटली चेंज हो चुके हैं? हुँ। ये अभी इस पे कुछ भी कहना ये मुश्किल होगा। आपको देखना पड़ेगा कि आगे कैसे जाते हैं ये। क्षितिज राजौरिया जानना चाहते हैं, क्या कांग्रेस भाजपा की प्रशासनिक सुस्ती के सफल होने का इंतजार कर रही है? हाँ, कांग्रेस जितना कुछ कर रही है लगता तो वही है। मतलब कांग्रेस की तरफ से ऐसा कुछ प्रयास नहीं हो रहा है। देखिए पहले तो कांग्रेस अब बीजेपी जैसे cadre बेस्ड पार्टी नहीं है कि गाँव-गाँव में डेली अब लगातार अब घर-घर में जाके अब काम कर रहे हैं। दूसरा कांग्रेस को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि अल्टरनेटिव विज़न देने की, कि आप कह रहे हैं कि सरकार हटाओ या हमें वोट दो, क्यों? आप ऐसा क्या अलग करेंगे? वे जब तक उस तरह का अल्टरनेटिव नहीं देंगे लोगों को, लोग उनको क्यों वोट करेंगे? तो उस पे सोच भी नहीं रहे उस तरह का अल्टरनेटिव का, जो कई मुद्दे जो ऑलरेडी कई बार पिट चुके हैं। चुनाव आफ्टर चुनाव जिन मुद्दों पे आप पिट चुके हैं, उन्हीं मुद्दों को फिर से चलाए जा रहे हैं। जब 2 बार 3 बार जो मुद्दे फेल कर चुके हैं, अपील नहीं कर रहे हैं जनता में। अब सेम उसी पॉलिटिक्स को लेके जा रहे हैं कि आज न कल तो सफल होगा। अब ये तो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है मतलब हुँ। ऐसी राजनीति में कि बार-बार जो चीज़ फेल कर रही है, फिर उसी पे हम काम करेंगे। ये अभी भी दिख रहा है कांग्रेस में। वो अभी भी आप मोस्टली जो है सो आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ट्विटर उस पे ज़्यादा एक्टिव देखते हैं। ग्राउंड पे उनको इतना एक्टिव नहीं देखेंगे। यहाँ-वहाँ थोड़ा-मोड़ा एकाध इंडिविजुअल लीडर्स थोड़ा-सा पदयात्रा वहाँ कर लिए, थोड़ा वहाँ कर लिए। इसके अलावा कोई मेजर वे में ऐसा कांग्रेस कर नहीं रही है। तो हाँ, ये इंडिकेट करता है कि सारा पूरा भरोसा है कि अच्छा जनता जब मोदी जी को हटा देगी तो फिर राहुल जी को ले आएगी। मतलब इनकी राजनीति से तो अभी यही दिखाई दे रहा है। हमारे एक व्यूअर ने प्रशांत किशोर क्या बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं प्रश्न हुँ, पूछा है, बट आपने पिछले भी एपिसोड में और उससे पहले भी काफ़ी एपिसोड्स में इस पे काफ़ी विस्तार से बात की है, तो हुँ, हम उस लिंक को अपने व्यूअर्स के जी, साथ शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। हुँ, अनुभव सक्सेना का मैं प्रश्न लेती हूँ जो जानना चाहते हैं। वो कहते हैं तेलंगाना में रेवंत रेड्डी और सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकारें विपक्ष के दो बेहतरीन कलाकारों की तरह हैं। रेवंत रेड्डी अपने राज्य में विकास पर ध्यान दे रहे हैं, जबकि कर्नाटक सरकार फ्रीबीज की कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए लोगों से अधिक पैसे ऐंठने पर ध्यान दे रही है। ऐसा क्यों है? क्या कांग्रेस को नहीं लगता कि वह कर्नाटका में सत्ता में वापस आ सकती है? देखिए अब ये फ्यूचर की बातें थोड़ी स्पेकुलेटिव हो जाएगी जी। और कौन पार्टी को लगता है कि वो सत्ता में नहीं आएगी, वैसे तो नहीं बोलूँगा मैं लेकिन सिद्धारमैया जो उनकी पॉलिटिक्स देखिए, वो हमेशा से ही आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स खेलते रहे हैं। कास्ट, रिलिजन, सब नेशनलिज़्म आपने देखा उनके पिछले टर्म में क्या किया कि हम लिंगायत को हम एक उनका एक अलग रिलीजन कर देंगे, उनको हम अलग धर्म की हुँ। मान्यता दे देंगे। फिर एक लिंग्विस्टिक कन्नड़ा के लैंग्वेज को लेके उसपे पॉलिटिक्स खेलने लगे वो। तो वो पुराने जो एक पुराने नेताओं का जो होता है ना कि एक कास्ट, रिलिजन इस तरह की इश्यूज़ पे जीतने की, सिद्धारमैया भी उसी मोल्ड के हैं और अभी भी वही कर रहे हैं। अभी जो आप देख रहे हैं कि मुस्लिम रिज़र्वेशन ये सब कर रहे हैं कि एकदम फिर से वही आइडेंटिटी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। तो ये अलग-अलग अप्रोच की बात है जो आपके सीएम की जो पर्सनैलिटी होती है, सीएम का जो पॉलिटिक्स होता है, वो गवर्नेंस में रिफ्लेक्ट करता है, जो दिख रहा है कर्नाटक में। उसी से जुड़ा एक प्रश्न महेंद्र चौधरी का है जो हुँ। कहते हैं हाल में ही कर्नाटक में कांग्रेस ने सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण दिया। क्या धर्म के आधार पर इस तरह का आरक्षण देना संभव है? देखिए धर्म के आधार पे संभव नहीं है मतलब सुप्रीम कोर्ट भी इसको बोल चुकी है, धर्म के आधार पर नहीं होता आरक्षण। लेकिन ये लोग जो खड़े जो 4% भी हैं, इन्होंने क्या किया कि उनका जो बैकवर्ड क्लासेस का जो लिस्ट है, उसमें मुस्लिम्स को दिया है। या बाकी स्टेट्स में भी देखें जैसे आंध्रा में है, तेलंगाना में है, जो इनको मुस्लिम्स को जो रिजर्वेशन मिला है वो एज़ बैकवर्ड क्लास है, एज़ पार्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, नॉट एज़ अ रिलिजियस ग्रुप।
ये मामला कई बार हाई कोर्ट में गया है, अब सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में कई केसेज़ हैं, वेस्ट बंगाल से लेके और आपके आंध्र, तेलंगाना, सारे केसेज़ सुप्रीम कोर्ट में हैं। सुप्रीम कोर्ट का जब तक एक फाइनल इस पे फैसला नहीं आएगा, ये बनी रहेगी। देखिए, जनरली जो लीगल एक्सपर्ट आपको बताएँगे कि बैकवर्ड क्लासेस जो होता है, उसमें ये नहीं कहा गया है कि किसी रिलीजियस ग्रुप का आदमी नहीं होगा उसमें। तो अगर सोशली, एजुकेशनली आप इस तरह बैकवर्ड हैं, तो इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट्स क्या करती है कि बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के थ्रू सर्वे-वर्वे करवाती है, कहती है कि अच्छा, मुस्लिम्स के हैं इसके इतने ग्रुप, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, तो हम इनको इसमें डालते हैं। इनको हम रिजर्वेशन दे रहे हैं एज़ बैकवर्ड क्लास, नॉट एज़ मुस्लिम्स। तो तेलंगाना में अगेन फिर ये सारा चैलेंज होगा। मैंने जैसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सारा मामला अभी पेंडिंग है। कुछ हाई हम्म। कोर्ट्स में भी है। अब सुप्रीम कोर्ट का हमें वेट करना पड़ेगा कि इसमें फाइनल क्या डिसीजन लेते हैं ये। बट हाँ, लीगली आप रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं दे जा सकते। जी। अनुभव सक्सेना जानना चाहते हैं, क्या अमेरिका से टैरिफ वॉर के मामले के मद्देनजर सरकारी हलकों में बड़े पैमानों पर सुधार के लिए कोई चर्चा हो रही है? भाजपा वो कहते हैं सुधारों के प्रति इतनी अनिच्छुक क्यों है? भारत में सुधारों की राजनीतिक कीमत क्या है? देखिए, काफ़ी आपने देखी होगी कई कोशिशें हुई शुरू में। एक बहुत ही बोल्ड इनिशिएटिव लेने की कोशिश की गई। जैसे आप देखिए लैंड एक्विजिशन को अच्छा बनाने के लिए, मतलब सीधा बनाने के लिए उसका बिल लेके आई थी सरकार, मतलब ऑर्डिनेंस में लाए। लेकिन इतना अपोजिशन हो गया, राहुल गांधी ने सूट-बूट सरकार का कहना शुरू कर दिया, फिर मोदी गवर्नमेंट बैक ऑफ कर गई। दूसरे टर्म में देखें फार्म लॉज, बहुत प्रोग्रेसिव, बहुत जोरी वो फार्म लॉज थे। लेकिन फिर फार्मर्स का प्रोटेस्ट हुआ, वो बैक ऑफ कर गए। और अब तो खैर एक अब मिली-जुली सरकार है, अब इसमें तो बोल्ड इनिशिएटिव कितना ले पाएँगे, बिकॉज़ हमेशा आपको कोalition का प्रेशर रहेगा। बट लार्जर पिक्चर देखिए तो उसमें रिफॉर्म्स के लिए ज़्यादा कोई भी सरकारें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन नहीं इसलिए देखेंगे, बिकॉज़ उनको पॉलिटिक्स में सबको इमीडिएट इम्पैक्ट चाहिए होता है कि अभी हम रिफॉर्म करें तो अगले चुनाव में हमको उसका फ़ायदा मिले। रिफॉर्म्स का इम्पैक्ट लंबा होता है। जैसे अब 91 से जो नरसिम्हा राव सरकार ने शुरू की थी, अब उसका इम्पैक्ट आते आते अब आप काफ़ी तारीफ करते हैं उनकी कि इनके कारण पूरा कैसे इंडिया चेंज हो गया। लेकिन 96 में नरसिम्हा राव सरकार चली गई चुनाव में। तो पॉलिटिशियंस का इमीडिएट प्रायोरिटी होता है कि अभी चाहिए। वो सोचते हैं अरे 10-15 साल बाद फ़ायदा होगा तो फिर किसने देखा है, मतलब चलने दो। तो मोस्टली ये थोड़ा डीमोटिवेटिंग फैक्टर होता है पॉलिटिशियंस के लिए। लेकिन ये भी है कि आप अपना लेगेसी क्या छोड़ना चाहते हैं। आप सीरियस हैं तो आप रिफॉर्म्स अभी करेंगे, आपकी लेगेसी जो है सो आप जैसे नरसिम्हा राव को लोग याद करते हैं, मनमोहन सिंह को याद करते हैं। अब उनको इमीडिएट पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं मिला होगा 96 में, लेकिन लेगेसी आप छोड़ के गए। तो आप अगर देश के लिए काम करते हो तो आप इमीडिएट रिजल्ट चाहते हो आप, या फिर अपना उस तरह का लेगेसी छोड़ना चाहते हो। ये पॉलिटिशियंस को प्रायोरिटाइज़ करना है। लेकिन जैसे कहा ना मैं कि जनरली जो होता है कि मोटिवेशन काफ़ी नहीं होता है, बिकॉज़ अगला रिजल्ट में रिफ्लेक्ट शायद नहीं करे वो। हमारे व्यूअर्स के सारे प्रश्नों का जवाब देने हुँ, के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हम हाज़िर होंगे अगले सप्ताह हुँ। एक नए एपिसोड के साथ।